हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जन्म कैसे करते हैं, उससे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? तो बीजाणु द्वारा कैसे लाभान्वित होते हैं? जो बीजाणु होता है उसके उसके चारों ओर क्या पाई जाती है? एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो वो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज की रक्षा करता है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? बीजाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होता है क्योंकि बीजाणु के चारों ओर एक क्या पाई जाती है? मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि जो हम लोग को क्या किसी भी चीज की उपलब्धता में कमी आ जाती है, यानी कि जैसे जल की कमी हो गई, इसमें भोजन के लिए आदि की जो कमी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? प्रतिकूल परिस्थिति होता है। उसमें ये क्या करता है? बीज की रक्षा करता है और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में क्या होता है? द्विखंडन में जो जीव कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में बढ़ती है, जबकि बहुविखंडन में जो जीव होता है वो एक साथ उनके अनेक संतति मतलब अनेक संतति यानी कि अनेक जीव कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर तीसरा क्या दिया है? कुछ पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे कुछ पादप होते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं, जैसे कि वह केला हो गया और क्या संतरा, चमेली, ये सब क्या होती है? बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देती है। इस वजह से कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। और क्या होता है कि इसमें जो कायिक प्रवर्धन में होते हैं उसमें पुष्प और फल जल्दी आ जाते हैं। और जो पादप होता है, जो पादप हम लोग लगाते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा, वो उस पादप के समान ही होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि कुछ पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती। क्या बीज की आवश्यकता नहीं होती? और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा यानी कि जो बीज द्वारा पादप उगाए जाते हैं उसकी अपेक्षा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादप में पुष्प व फल कम समय में ही आ जाते हैं, तथा यह पद्धति उन पादपों जैसे कि क्या केला हुआ, संतरा हुआ, चमेली आदि को उगाने के लिए उपयोगी है, जो क्या अपने बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके, यानी कि उसमें बीज नहीं रहते हैं। तथा कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पादप आनुवांशिक रूप से जनक पादप के समान ही होते हैं, यानी कि जिस पादप से काटकर वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप लगाया जाता है तो वो उस पादप के क्या होता है? समान होता है। फिर अगला क्या दिया है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो परागण में क्या होता है? परागण क्या है कि जो परागकण होते हैं, जो पराग कोश में पराग कोश क्या है? वो उमंग वाला भाग होता है, पुष्प का। तो उससे जो पराग कोश होते हैं वो पराग कोश में कण होते हैं, तो परागकण वो कहाँ पर जाती है? वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और ये परागण कहाँ होता है? पुष्प में होता है। जबकि निषेचन क्या होता है? वो सभी जीवों में होता है। और निषेचन में क्या होता है? निषेचन नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो इसको आप लोग खुद से लिख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? यौनारंभ के समय लड़कियों में क्या होता है? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। और इस समय लड़कियों में क्या होता है? रजोधर्म होने लगता है। त्वचा अक्सर क्या हो जाता है? तैली हो जाता है तथा कभी कभी मुहासे भी चेहरे पे क्या हो जाते हैं? मुहासे भी निकल आते हैं। फिर छठवां क्या दिया है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो पूछा किस प्रकार प्राप्त होता है? तो क्या होता है कि माँ का शरीर जो होता है गर्भधारण के बाद उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अनुकूलित यानी कि वो पूरा तैयार हो जाता है उसके लिए गर्भाशय धारण करने के लिए। ठीक है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु क्या करती है? तैयारी करती है प्रत्येक महीने में।
इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, गर्भाशय की जो आंतरिक परत हो जाती है वो मोटी हो जाती है और क्या होता है, भ्रूण के पोषण के लिए जो रुधिर का प्रवाह होता है वो तेजी से होने लगता है। और क्या, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। जो रुधिर के माँ के पोषण से ही क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसको, सॉरी, माँ के रुधिर से ही भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इसके लिए क्या पाया जाता है, एक विशेष संरचना जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ पर होता है, गर्भाशय में स्थित होता है, जिसके जरिए क्या वो क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है और उसी के जरिए क्या, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी निकलता है। तो पोषण किससे होता है, रुधिर से होता है। फिर 7वां क्या है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी, तो नहीं। कॉपर टी क्या है, कॉपर टी एक विधि है जो जिसमें हमने गर्भ निरोधक विधि में आपको पढ़ाया था। तो कॉपर टी क्या है, एक गर्भ निरोधक विधि है। ये क्या है, यदि इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे नहीं। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसके यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि क्या, यह एक गर्भ निरोधक विधि है। 8वां क्या दिया है, मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो वृषण क्या करता है, वृषण शुक्राणु, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का उत्पादन होता है। तो वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और क्या करता है वृषण, जो नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका स्राव भी करता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और 9वां क्या दिया है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो क्या करती है, जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि ये क्या करती है, एक तरल पदार्थ का स्राव करती है। किसका, तरल पदार्थ का स्राव करती है। ये क्या करती है, तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो शुक्राणु उसको तरल माध्यम मिल जाता है। किसको, शुक्राणु को तरल माध्यम क्या होता है, जो ये क्या, शुक्राणु प्रोस्टेट क्या करती है, तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु को तरल माध्यम मिलता है। और जिसके कारण क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के स्थानांतरण में क्या हो जाती है, शुक्राणु के स्थानांतरण में सरलता होती है, सरलता होती है। और जो तरल पदार्थ होता है, इसी के जरिए जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। शुक्राणु को शुक्राणु को क्या मिलता है, पोषण, पोषण मिलता है। तो क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, एक तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिससे शुक्राणु को तरल माध्यम मिलता है। और इससे क्या, शुक्राणु के स्थानांतरण में सरलता होती है। और इसी तरल पदार्थ के जरिए जो शुक्राणु होता है उसको क्या होता है, उसको पोषण मिलता है। तो हम आज तक ही हम आज यहीं तक का क्वेश्चन करेंगे, और जो आगे क्वेश्चन बचे उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।